12th तक मुझे ये भी नहीं पता था कि कलेक्टर और कंडक्टर में क्या फ़र्क होता है। मेरी माताजी एमजी नरेगा में काम करते हैं। उन्होंने काम किया तो एक बार वो गले लग के रोने लग गए। तो मैंने कहा कि क्या हुआ मम्मी? तो उन्होंने कहा कि सबके 200 रुपये आते हैं पीछे से, सरकार 220 रुपये दे रही है और हमारे अकाउंट में 70 से 80 रुपये आते हैं। हम सारा दिन काम करते हैं, उसके बावजूद हमें पूरी मेहनत मजदूरी नहीं मिल रही। तो तभी मैंने पूछा वहाँ पर जो सरपंच थे, जो वहाँ पर क्लर्क थे, एलडीसी, उनसे जाकर बात किया। तो उन्होंने फिर कहा कि हम पर कलेक्टर मत बन, काम कर अपना। तो मुझे तब भी नहीं पता था कि कलेक्टर और कंडक्टर में क्या डिफरेंस है। घर आने के बाद सुमंत भैया को कॉल किया और कहा कि भैया आईएएस बनना है। तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ और देख लेते हैं एक बार। फिर मैंने कहा नहीं भैया ये कर लूँगा मैं, अभी काफ़ी टाइम है। और मैंने रिज़ल्ट देखा तो उस टाइम मुझे नहीं लगा कि हिंदी मीडियम का ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है। तो मैंने खुद को सबसे पहले तो है वो इंग्लिश की ओर लेकर आया मैं खुद को, और अपनी इंग्लिश पर काम किया। कुछ तो ऐसी चीज़ रही होगी जिसकी वजह से लगा हो कि नहीं मुझे तो करना है, मैं इसी के लिए आया था दिल्ली। वो क्या चीज़ थी? कुछ बोलते थे सर तेरे तो 60% है, अगर तू आईएएस बन गया तो हम तो पीएम बनेंगे, हमारे तो 90 हैं। दिल्ली आने के बाद मैंने जैसे ही कोचिंग ज्वाइन किया, आपका फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया था लेवल अप आईएएस का सोशियोलॉजी के लिए। तो पहले दिन से ही सर एक हिमांशु सर हैं जो अभी इन्होंने इंटरव्यू दिया था पर लक ने फेवर नहीं किया उनका। तो वो शुरू से एक दिन आपको आंसर दिखा रहे थे सर। वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा किसने सोचा, क्या पता वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। मेरा नाम हेमंत है और इस वर्ष यूपीएससी में मैंने 884वां रैंक हासिल किया है। अभी मैं थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा जन्म जो है वो गांव बिरान, तहसील भादरा, ज़िला हनुमानगढ़, राजस्थान में हुआ है और अभी मैंने सिरसा हरियाणा की रेजिडेंसी ऑक्यूपाई कर रखी है। मेरा गांव एक ऐसे कोने में पड़ता है जहाँ पर बस तक नहीं आती है। तो अभी मैं अपना एक फैमिली का बैकग्राउंड जो है उसके बारे में बताना चाहूँगा। जो मेरा जन्म एक गरीब मजदूर परिवार में हुआ है और मेरे पिताजी जो हैं वो कुछ फिजिकल कंडीशंस की वजह से काम नहीं कर पाते, तो वो घर का काम देखते हैं। और मेरी माताजी जो है वो एमजी नरेगा में एज ए लेबरर काम करते हैं और उसके बाद कोई दूसरा इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है उनके लिए कुछ भी नहीं है। और मैं अभी अपनी जो पढ़ाई है, अपनी जर्नी है, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। मैंने अपना 10th तक जो है वो गांव से ही हिंदी मीडियम से किया है, महर्षि दयानंद आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बिरान से। उसके बाद मैंने 12th की पढ़ाई जो है वो आर्य समाज से हिंदी मीडियम से किया। फिर मैंने एक जेट का एग्ज़ाम दिया था एग्रीकल्चर बीएससी के लिए, तो उसको मैं पहले अटैम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाया और जब दूसरे अटैम्प्ट में उसको क्वालिफाई किया तो मेरे पास इतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं वो फ़ीस पे कर सकूं, तो उसके कारण मुझे उस सीट को वैकेंट छोड़ना पड़ा। उसके बाद मेरे एक दोस्त पंकज ने मुझे कहा कि आईसीआर का फॉर्म फिल कर दें, उससे स्कॉलरशिप मिल जाता है और ग्रेजुएशन हो जाएगा। तो मैंने आईसीआर का फॉर्म फिल किया, उससे भगवान की कृपा से मेरा रैंक आ गया और मुझे एसकेएन यूनिवर्सिटी जोबनेर में एडमिशन मिल गया। तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि फ़ीस जो है उसमें सबसे पहले 6-7 हज़ार रुपये फ़ीस जमा कराना था और जो हमने घर में सारा कुछ इकट्ठा किया तो हमारे पास 2-3 हज़ार रुपये ही बने। तो फ़ीस का सबसे बड़ा इश्यू था। तो वो गांव में एक घर में ही कोई अंकल हैं, तो उनसे एक बार 2-3 महीने के लिए उधार लिया और मुझे लगा कि वहाँ पर स्कॉलरशिप मिल जाएगा तो मैं इनका रिटर्न कर दूँगा। तो इस तरह से मैंने जो है वो कॉलेज में एडमिशन ले लिया। फिर वहाँ पर पता चला कि हॉस्टल फ़ीस अलग से होता है, मेस का अलग से होता है और स्कॉलरशिप जो है वो भी नहीं मिल रहा था। तो सबसे बड़ा इश्यूज़ जो वहाँ पर रहने पे था वो ये था कि अब सर्वाइवल कैसे करें, क्लासेस तो ले रहे हैं लेकिन खाने का, रहने का वो कैसे मैनेज करें। तो तभी जो है वो मेरी मुलाकात एक ऑल इंडिया पारिक महासभा से हुई। तो उन्होंने मेरी जो शुरू की 2 साल की फ़ीस पे कर दी और 1 साल की फ़ीस जो है वो दोस्तों ने पे कर दी।
अब हॉस्टल में रहने के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि संडे को मेस जो है वो एक टाइम बंद रहता था और इतने पैसे नहीं होते थे कि बाहर खाना खा सकें। तो मुझे लगा कि मुझे जो बीएससी है ये छोड़ करके कोई काम कर लेता हूँ मैं। तो मैंने घर पर फ़ोन किया कि मैं ये छोड़ कर आ रहा हूँ। तो घर वाले भी परेशान थे कि छोड़ देगा तो उसके बाद क्या होगा। तभी मेरे टीचर हैं दिलीप जी मील, तो उन्होंने मुझे समझाया कि दो ऑप्शन हैं, या तो एक टाइम भूखा रह करके सर्वाइव कर लें और कुछ बन जा, या फिर अपने पापा की तरह यहाँ रह जहाँ पर आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई घर तक नहीं आता था। तो फिर मैंने जो पहला ऑप्शन था कि सर्वाइव कर लेता हूँ मैं, एक टाइम भूखा ही तो रहना है, वो रह करके वहाँ से मैंने अपना जो ग्रेजुएशन किया। अभी मैं अपना यूपीएससी का जर्नी है वो बताता हूँ। जैसे कि 12th तक मुझे ये भी नहीं पता था कि कलेक्टर और कंडक्टर में क्या फ़र्क होता है। मेरी माताजी एमजी नरेगा में काम करते हैं, तो उन्होंने काम किया तो एक बार वो गले लग के रोने लग गए। तो मैंने कहा कि क्या हुआ मम्मी? तो उन्होंने कहा कि सबके 200 रुपये आते हैं पीछे से, सरकार 220 रुपये दे रही है और हमारे अकाउंट में 70 से 80 रुपये आते हैं। हम सारा दिन काम करते हैं, उसके बावजूद हमें पूरी मेहनत मजदूरी नहीं मिल रही, तो ये क्यों हो रहा है? तो तभी मैंने पूछा वहाँ पर जो सरपंच थे, जो वहाँ पर क्लर्क थे, एलडीसी, उनसे जाकर बात किया। तो उन्होंने थोड़ा कुछ बहाना लिया कि हमें एडजस्ट करना होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। उसके बाद जब मैंने कहा यार ऐसा थोड़ी होता है, आप काम कम दे लो या डिवाइड कर दो उनको सही से, तो उन्होंने फिर कहा कि हम पर कलेक्टर मत बन, काम कर अपना। तो मुझे तब भी नहीं पता था कि कलेक्टर और कंडक्टर में क्या डिफरेंस है। फिर मैं कॉलेज गया था तो वहाँ पर एक दिन ट्रीट चल रहा था जिसको रैगिंग बोलते हैं। तो वहाँ पर रवि शर्मा बॉस थे, वो सबसे पूछ रहे थे किसको क्या बनना है, किसको क्या बनना है। तो कोई बोल रहा था सुपरवाइज़र बनूंगा, किसी के पापा की कंपनी थी, कोई बोला मैं प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करूँगा, कोई बोला पीएचडी करूँगा। लेकिन मेरे पास, मुझे पता ही नहीं था कि ऑप्शन क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या मैं कर सकता हूँ। तो मैंने सर से बोल दिया कि सर मुझे आप बता दो मुझे क्या करना है। तो तभी सभी स्माइल करने लग गए कि इसको ये भी नहीं पता कि इसको क्या करना है। तो तभी रवि शर्मा बोस थे, तो उन्होंने कहा कि आईएएस बन जाएगा। तो मेरा यही सिंपल सा था कि बोस मैं बन जाऊंगा, आप बता दीजिए कैसे बनते हैं। तो उन्होंने स्माइल दिया और उन्होंने कहा यार इतना ही पता है, अब आप बन जाओ, आप देख लो। तो वो उस दिन से मुझे पता चला कि आईएएस होते हैं। तो मैंने घर आने के बाद सुमंत भैया को कॉल किया और कहा कि भैया आईएएस बनना है। तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ और देख लेते हैं एक बार। फिर मैंने कहा नहीं भैया ये कर लूँगा मैं, अभी काफ़ी टाइम है। तो भैया ने सपोर्ट किया और उन्होंने 2-3 चैनल भेजे मेरे को यूट्यूब पर। वहाँ से मैंने टॉपर स्टॉक और वो देखना स्टार्ट किया। फिर मुझे एक सोनू जैन सर थे कॉलेज में, मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे बताया कि यूपीएससी क्या होता है। उसके बाद गूगल सर्च किया, पता चला, इसका सिलेबस पता चला। तब तक मेरा फर्स्ट ईयर हो चुका था। तो उसके बाद मेरी एक जर्नी है वो स्टार्ट हुई। मैं एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से था और मैंने रिज़ल्ट देखा तो उस टाइम मुझे नहीं लगा कि हिंदी मीडियम का ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है। तो मैंने खुद को सबसे पहले तो है वो इंग्लिश की ओर लेकर आया मैं खुद को, और अपनी इंग्लिश पर काम किया। फिर मैंने यूपीएससी का साथ साथ स्टार्ट कर दिया और शुरू में जो एनसीईआरटीज़ हैं वो ख़रीदी। फिर जैसे लक्ष्मीकांत बुक बताया किसी ने, तो उसके पैसे तक नहीं थे, तो कुछ दिन तो यूट्यूब से उसको लिखता रहा कॉपी में। फिर धीरे धीरे जैसे कुछ आया महीने का, सीनियर ने फ़ीस पे किया, तो उनमें से ही वो लक्ष्मीकांत है वो ख़रीदा, वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे जो है वो जानकारी बढ़ती गई और टेलीग्राम के थ्रू जो है वो दोस्त बनते गए। फिर सबसे पहले जो दोस्त बने थे वो गौरव पांडे सर थे, तो उनका 2021 में आईपीएस हो गया, तो उन्होंने सही राह पे गाइड किया। फिर नरेश भैया थे, उन्होंने गाइड किया। फिर यो छोटी सिंह के नाम से जो विजयवर्धन हैं उन्होंने गाइड किया। तो धीरे धीरे यश जालूका सर और ये गाइड करते रहे। फिर मेरा ऐसे करके कॉलेज तो हो गया और मैंने वहाँ पर ही अपना फर्स्ट अटैम्प्ट जो है वो, जब मैं अंडर ग्रेजुएट था तभी दे दिया। इवन मैं मेंस के लिए भी एलिजिबल नहीं था, तो वो मैंने वहाँ पर वेस्ट कर दिया। उसके बाद मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कॉलेज तो हो गया, अब मैं घर जाऊँ या दिल्ली जाऊँ, और मुझे दिल्ली आना था। तो मैंने पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा पापा आईएएस बनना है। तो उन्हें पता भी नहीं कि क्या होता है, तो उन्होंने कहा बन जा। मैंने कहा पापा इतनी फ़ीस होती है, ये होता है। तो उन्होंने एक ही शब्द कहा था कि तेरे लिए तो मैं घर भी बेच दूँगा, चाहे खून देना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, तू बन जा। फिर दिमाग में आया कि नहीं यार घर तो नहीं बिकने देंगे। तो मैंने काउंट किया, मेरे पास 1400 रुपये थे। मैंने वहीं से सामान पैक किया और मैं दिल्ली की बस में बैठ गया। दिल्ली में आया, मैंने एक जोगेंद्र सिहाग दोस्त है मेरा, उसको कॉल किया कि मैं दिल्ली आ गया हूँ यार, मुझे कुछ दिन रख ले और मैं अपना एडजस्ट कर लूँगा सारा कुछ। तो उसने कहा, उसने एड्रेस भेजा, वहाँ पर मैं ऑटो से आया। एक तो यहाँ पर ऑटो वाले बहुत लेते हैं, तो उन्होंने सारा लूट लिया और लास्ट में 200-250 रुपये बचे थे मेरे पास। तो उसके बाद मैं जोगेंद्र के पास आया, उसने कहा कि तू रहना है तब तक रह, पढ़ाई कर, सब हो जाएगा।
तभी मैंने नेट से सर्च किया और वहाँ पर मुझे एक जो दादाजी मांगेलाल जी पारीक हैं, अविनाश जी पारीक हैं और राजकुमार जी पारीक हैं, उनके बारे में पता चला कि वो एक पारीक हैं और मतलब पैसे ठीक हैं उनके पास, अच्छा बिजनेस है उनका। तो मैं उनसे मिला, मैंने कहा सर मुझे 1 साल का टाइम दे दीजिए, मैं यूपीएससी कर लूँगा। तो एक यूपीएससी का एक है कि काफ़ी डर बैठा रहता है लोगों में। तो उन्होंने भी सोचा कि यार आपके 10th में 60% है, 12th में 70% है और कॉलेज में 60% है, तो ये कैसे हो पाएगा। तो उन्होंने कहा चलो प्रीलिम्स तक देखते हैं। तो प्रीलिम्स तक उन्होंने मेरा रहने का, खाने का सारा जो है वो दिल्ली में मैनेज करवा दिया। और फिर मैं जैसे कि निषाद सर हैं लेवल अप IAS कोचिंग में, उनसे मिला। मैंने उनको आकर के बताया कि सर मैं कर लूँगा और मुझे 1 साल का टाइम दे दीजिए, मैं आपका फ़ीस जो है वो सिलेक्शन के बाद रिटर्न कर दूँगा, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तो निषाद सर एक बहुत ही हम्बल हैं, तो उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया और मैंने उसी दिन से ही जो है, उनकी क्लास चल रही थी उसके थोड़े टाइम बाद, तो मैंने वो ज्वाइन कर ली और वहीं से मैंने क्लास लेना स्टार्ट कर दिया और कंटिन्यू उन्होंने सपोर्ट किया। फिर जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो एक लेवल अप IAS में जो संतोष सर हैं, उनका सुना था साइंस टेक और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मेरा एक दोस्त है, उससे मैंने चोरी वो पढ़ा और जैसे ही प्री का रिजल्ट आया तो मेरा प्रीलिम्स निकल गया। और मैंने जैसे सबसे पहले मैं संतोष सर से ही मिला, मैंने कहा सर प्रीलिम्स हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने कहा आप तो स्टूडेंट नहीं थे। मैंने कहा सर चोरी पढ़ा है पर पढ़ा मैंने आप ही से है। तो सर ने भी कहा चलो बढ़िया है। मैंने कहा सर मेंस का, तो उन्होंने कहा जैसा प्री का किया वैसे मेंस का कर लो। तो फिर मेंस के टाइम सबसे बड़ी समस्या थी कि मैंने इतना आंसर राइटिंग मुझे आइडिया नहीं था, तो मैं डर गया कि कैसे निकलेगा। और मैं एक बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानता हूँ खुद को कि तभी मैं चाय पी रहा था और वहाँ पर मुझे एक सीनियर मिले, रजत सर। उन्होंने इस साल स्किप किया, तो मैंने सुना था उनके बारे में कि उन्होंने अटैम्प्ट दिए हैं, दो इंटरव्यू दिए थे यूपीएससी के। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने कहा टेंशन मत ले, मेंस में निकलवा दूँगा, मैं पूरा सपोर्ट करूँगा, नोट्स दूँगा, गाइडेंस दूँगा, बस मेहनत करना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर आप बोलोगे तो मैं 18 घंटे भी खुद को घिस लूँगा, लेकिन मैं मेहनत करूँगा। तो उन्होंने गाइड करना स्टार्ट किया मेंस के लिए। फिर मैंने लेवल अप से निषाद सर थे सोशियो के लिए। तो इस तरह से जैसे मेंस आया तो मुझे इतना आइडिया नहीं था और मेंस भी निकल गया भगवान की कृपा से। और उसके बाद इंटरव्यू हुआ, फिर अभी 884 रैंक आ गया है। तो इस बीच में मैं भाग्यशाली इसलिए भी मानता हूँ खुद को कि मुझे जब भी ज़रूरत हुई, कॉलेज के टाइम है सोनू जैन सर मिल गए, ऑल इंडिया पारिक महासभा मिल गई, सीनियर मिल गए स्वास्थ्य ग्रुप के, और दिल्ली आया तो मुझे मांगेलाल जी पारिक, अविनाश जी पारिक, राजकुमार जी पारिक, जोगेंद्र सिहाग जैसे दोस्त मिल गए। और जब मुझे गाइडेंस की ज़रूरत थी तो रजत सर हो गए, दिव्यांशी लहरी मैम हो गए, नितिन सर हो गए, अरविंद भैया हो गए, इन सब का जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। और उसके बाद निषाद सर मिल गए, तो जब भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम होता, चाहे वो रिलेशन को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो, तो मैं सर के सामने बोल देता था। तो सर उसका सही से सॉल्यूशन देख करके और मुझे जो है वो एक मेंटल पीस प्रोवाइड करते थे। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूँ। कि तो हेमंत, तुम्हारी पूरी स्टोरी हम सबने सुनी और मुझे मालूम है कि कई लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा तुम्हारी पूरी कहानी सुनकर, और उनको ये बिल्कुल नहीं लगा होगा कि शायद उनकी लाइफ में स्ट्रगल है, तुम्हारी लाइफ में भी उतनी ही और इनफैक्ट उससे ज़्यादा स्ट्रगल है। लेकिन जब बात आती है एग्जामिनेशन की, इस सब स्ट्रगल के साथ रहते रहते वो मेंटल सेटअप, वो मोटिवेशन इंटरनल क्या था तुम्हारे अंदर जो तुम्हें मेंटेन रख रहा था, तुम्हारे पेशेंस को, तुम्हारे परजर्वेंस को, उस डिटर्मिनेशन को जिसने मेंटेन रखा। दिक्कतें बहुत आई होंगी, कुछ तो ऐसी चीज़ रही होगी जिसकी वजह से लगा कि नहीं मुझे तो करना है, मैं इसी के लिए आया था दिल्ली। वो क्या चीज़ थी? सर अगर ऑनेस्टली मैं इस बारे में बताऊं तो जो लोगों के टोन्स थे वो थे सर, जैसे कि मेरे को किसी ने बोला कि हम पर कलेक्टर मत बन। इवन मेरी माताजी को जो है वो उनके काम के भी पैसे नहीं मिले थे, तो मुझे पता चला यूपीएससी से कलेक्टर बनते हैं। एक तो वो एक जिद हो गया सर कि मैंने टेबल पे लगा रखा था अपने वो सेम लाइन लिख करके। उसके बाद सर मैं जिससे भी मिलता था सब छेड़ते थे ये बनेगा कलेक्टर, कुछ बोलते थे सर तेरे तो 60% है, अगर तू IAS बन गया तो हम तो PM बनेंगे, हमारे तो 90 हैं। तो उस टाइप के जो टोन्स मिलते थे वो मोटिवेट करते थे सर कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, एक जिद बन गई थी सर। तो उसके बाद मुझे मतलब वो फीलिंग्स आने लग गया था कि हो तो जाएगा, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों, अभी बुढ़े थोड़ी हो रहे हैं। तो वो एक जिद थी सर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हेमंत ने, जब लोग इसका मजाक उड़ाते थे, उस मजाक में से हौसला निकाला है, मतलब उस मजाक में से अपनी ताकत निकाली है। लेकिन लोग अक्सर उस मजाक को इतना सीरियसली ले लेते हैं कभी कभी हेमंत, कि वो अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ करने लग जाते हैं। बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने उस चीज़ को अपना ताकत बना लिया
दिस शोज़ की मोटिवेशन भी नेगेटिव हो सकती है, और नेगेटिव मोटिवेशन में भी कुछ ख़राब नहीं अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव है। इसीलिए मुझे लगता है कि, एंड आई एम श्योर कई लोग आपकी इन बातों से रिलेट करेंगे, क्योंकि सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है जो उनको कहीं ना कहीं लो फील करवाता है। सो अगर हेमंत मैं राइटिंग की बात करूं, जो कोर एग्जामिनेशन हमारा मेंस में आपने अपनी राइटिंग पे ऐसा क्या काम किया कि जिससे आपको भरोसा हो जाए? जैसे आपके पापा को आपने बोला मुझे आईएएस बनना है, उन्होंने कहा बन जा। एक तो वो ताकत है कि चल ठीक है, सबका सपोर्ट है, लेकिन वो अपने अंदर एक भरोसा जब आता है ना किसी कॉन्क्रीट वजह से भी आता है। जब आप लिखते हो तो लिखने में ऐसी क्या चीज़ आपने ध्यान रखी एग्जामिनेशन में, सारे पेपर में, जीएस हो या सोशोलॉजी हो, कि ये चीज़ को मैंने ज़रूर हाईलाइट करना है ताकि एग्जामिनर का अटेंशन पकड़ सकूं, अगर वो आप लिख के बता सको? अगर हम जीएस की बात करें, जीएस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो सबसे बड़ा सपोर्ट तो सर मेरे मेंटर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो मेरे को बोला कि ये प्रॉब्लम्स आ रही है, आपकी आंसर राइटिंग में ये कमी है, मैंने उसको इम्प्रूव किया है। और दूसरा सबसे बड़ा अगर सपोर्ट मैं कहूँ तो सर टॉपर कॉपी जो है, टॉपर्स की कॉपी उनका रहा है। तो मैंने हर जीएस के लिए सर, शायद ही कोई टॉपर होगा जिसकी कॉपी नहीं पढ़ी हो। जैसा कि आप क्लास में बोलते थे ना सर कि ये एक रामबाण है, टॉपर की कॉपी को फॉलो करो, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो टॉपर की कॉपी सर जो भी आप डालते थे सर्च कर करके, और कई बार तो सर आपको भी परेशान कर दिया था, कुछ टॉपर की नहीं मिल रही थी तो कि सर टॉपर की कॉपी दो। तो मेरे लिए सर मेंस में टॉपर्स की कॉपी और मेरे मेंटर्स का जो सपोर्ट है सर, वो रहा है। अगर जैसे कि मैं कॉलेज में सर लिखता था, सोनू जैन सर थे, उनको दिखाता था तो वो डायरेक्ट बता देते ये कमी है, ये है। तो मैं ये नहीं सर कि उसको देखा और इग्नोर कर दिया कि आगे वाले में, मैं उसी को फिर दोबारा लिखता सर कि अब तो इम्प्रूव हो गया। तो उसके बाद वो जो अप्रिशिएट करते सर कि हाँ अब इम्प्रूव हुआ है, फिर तो उससे भरोसा आता था। और जैसे मैं दिल्ली आया सर, दिल्ली आने के बाद मैंने जैसे कोचिंग ज्वाइन किया, आपका फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया था लेवल अप आईएएस का सोशियोलॉजी के लिए। तो पहले दिन से ही सर एक हिमांशु सर हैं, जो अभी इन्होंने इंटरव्यू दिया था पर लक ने फेवर नहीं किया उनका, तो वो शुरू से एक दिन आपको आंसर दिखा रहे थे सर। तो मुझे लगा यार कि इन बंदों से मिलकर मुझे चलना है जो अच्छे से डिसिप्लिन में है। तो एक सर मैं उनसे मिला, तो दिल्ली आंसर राइटिंग के लिए आप बोलते थे कि PYQs हैं, उन पर अच्छे से कमांड करो। तो सर जो सोशियो के आते हैं या जीएस के हो, 1980s 90s से लेकर के जितने PYQs थे उन सारों को लिखा है सर। तो एक उसने जो है वो बहुत बड़ा काम किया है। एक हमारा पीयर ग्रुप था सर, उसमें कोई भी ये होता था कि अगर आंसर नहीं लिख रहा तो उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो हम 5 ही उसमें व्यक्ति थे, तो उसमें हम आंसर लिखते थे और उसके बाद खुद से इवेलुएट करते हैं, किसी का वैल्यू एडिशन है तो वो अपने नोट्स में ऐड करते हैं। और फिर सर आने के बाद क्लास के बाद आपको जो दिखाते थे, आप जो बोलते थे कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो सोशियो में जो है वो उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है सर। तो ग्रुप्स तो बहुत लोग बनाते हैं, बट हेमंत की जो स्ट्रैटेजी थी कि ग्रुप में जो भी आदमी सपोर्ट नहीं कर रहा है और आंसर साथ साथ नहीं लिख रहा है उसको ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये काफ़ी इनोवेटिव स्ट्रैटेजी, और मेरे ख्याल से लोगों को इनकरेज करके रखती है कि नहीं यार हमको रोज़ आंसर लिखना है, जो कि ज़रूरत भी है क्योंकि लोग अपना फ्लो तोड़ देते हैं बीच में, कंटिन्यू नहीं रखते। सो हेमंत, अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट यू वंस अगेन फॉर सिक्योरिंग दिस रैंक एंड to bring pride to your state, district, family, your community and to whole nation. I believe कि जितने भी लोग हैं पूरे हिंदी बेल्ट के भी, उनको भी शायद एक तरीके से ये भरोसा आएगा कि इस तैयारी के लिए आपको अंग्रेज़ी या फिर जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हौसलों की ज़रूरत है, लोगों के साथ की ज़रूरत है, राइट मेंटर की ज़रूरत है। And Hemant was very lucky to have gotten all those things in 1 year and to have made his way to the holy PDF. Thank you, Hemant, once again. आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। आपने अगर उस दिन वो जो फाउंडेशन में एडमिशन दिया बिना फीस के, वो एक टर्निंग पॉइंट था सर मेरी लाइफ का, क्योंकि अगर सोशियो ने बहुत हेल्प किया है सर। मेरी लाइफ का भी वही टर्निंग पॉइंट मैं रखता हूँ अब, कि तुम आए, तुमने भरोसा दिखाया, उससे बड़ी बात और कोई नहीं है। वही है सर कि मुझे लगता है सर जिद होना चाहिए, कोई इकोनॉमिक रिसोर्सेज और ये बीच में नहीं आते आपके। अगर करने का थोड़ा बहुत अगर जिद है आप में, तो वो है ना सर कि ऑल द वर्ड कंस्पायर टू फुलफिल योर ड्रीम इफ़ योर इंटेंशंस आर गुड। तो वही था सर कि अच्छा इंटेंशन था, तो हर कदम पे मुझे जो साथ मिला सर, एक भी ऐसा नहीं मिला कि जो सोच रहा हो कि इसको गिराना है। तो सभी ने वो अच्छा सा सपोर्ट किया सर, और उसके लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद।